नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस करते हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के दृष्टि में जो भी महत्वपूर्ण न्यूज या एडिटोरियल रहते हैं उनकी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ताकि जो भी करंट अफेयर की प्रिपरेशन हो वो अच्छे से कर सके। डेली करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई है सबको। कि जो भी कोई टीचर यानी ऐसे इंसान या कोई भी कि जो अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए, तो सभी टीचरों को आज सत सत नमन। ठीक है, जिसके वजह से आज आप जहाँ पे भी है जो भी अचीव किया है तो उनमें उनका भी काफी बड़ा रोल है। देखा जाए तो इस हम जो 5 सितंबर है जिसको हम टीचर से दिन के डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका रीजन है हमारे जो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी की याद में, कि जो टीचर्स के जो भी महत्वपूर्ण जितने भी व्यायाम होते हैं, ठीक है, उनकी दृष्टि से क्या टीचर क्या होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने एज ए गार्डियन जो शुरुआत में इनिशियल भारत की आजादी के बाद जो गाइडेंस चाहिए था वो उन्होंने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उनके जो ये उम्दा कार्य थे उनकी ही याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को इसकी शुभ शुभ बधाइयाँ। और जैसे कि जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं कि यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। तो उस लिंक को फॉलो करके आप फ्री में द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com की भी विजिट कर सकते हैं। और डेली बेस पे आफ्टरनून में हम द हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस देखते हैं। तो जो आप सुबह कंप्लीट पढ़ ले तो उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज रहेंगी उसकी चर्चा आपको आफ्टरनून में हमारे साथ मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो आप कर सकते हैं। कल जैसे संडे है, कल डेली करंट अफेयर एनालिसिस का जो लेक्चर रहेगा वो दोपहर को 3 से 5 के बीच में रहेगा, तो उस प्रकार से प्लानिंग कीजिएगा। बाकी के दिनों में जो 12 से 1 का रहता है, ठीक है, कोई भी कारणवश यदि टाइमिंग चेंज होता है तो उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज सबसे महत्वपूर्ण न्यूज की। तो सबसे पहले न्यूज है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, तो मॉस्को में जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है तो वहां पे गए हैं, जहां पे हमने न्यूज में भी देखा था कि उन्होंने जो भी आर्म बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनको बताया था कि भाई जो पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन है हो सके तो आप उनको जो भी वेपन्स है, ठीक है, वो सप्लाई ना कीजिएगा, ये ऐसी रिक्वेस्ट करने गए थे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके देश यानी 8 देश है, ठीक है। भारत इसका सदस्य कब बना था, इसके मुख्य कार्य क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है और इसका रोल क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, वो आपको प्रिपेयर करना रहेगा। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई डिफेंस मिनिस्टर कब एससीओ में भाग लेने गए थे कहाँ पे, ठीक है, पूछा ये जाएगा। अगर ये मान के चलिए कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि भाई एससीओ के बारे में बताओ कि उसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, उनके कार्य क्या है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। महत्वपूर्ण न्यूज थी तो हमने डिस्कशन कर ली। इसके आगे हम चर्चा करेंगे एडिटोरियल पे, तो वहां पे भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए एडिटोरियल में जो यहाँ पे बात की गई है वो है क्वेश्चन आवर को लेके, कि जो पार्लियामेंट में मैंने जैसे बताया कल के सेशन में कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर रहता है, मॉनसून सेशन है, ठीक है, उसमें तो जो स्टार क्वेश्चन थे जिसका मौखिक आंसर दे सकते हैं यानी मुंह से जवाब देना है, सिर्फ रिटर्न में नहीं देना है, उसको ही रोका गया है, बाकी क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे काफी सारी बातें बताई गई है, कल ही हमने इसका डिस्कशन किया था। बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है, जिसकी डिस्कशन मैंने आपसे कर ली है। और मैंने आपको ये भी बताया कि करंट बेस्ड जो भी डीएस के टॉपिक आएंगे, जैसे कि हमने देखा था एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार करंट में आ रहा था, तो उसका स्पेशल लेक्चर और
अरेंज करवाया था, उसी प्रकार से यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट है, वहां पे पार्लियामेंट का लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, उसमें मैंने पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा की आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उसी में ये हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, जिसमें सत्र कैसे बुलाया जाता है, ठीक है, सदन के जो मेंबर्स रहते हैं उनका क्या कार्य रहता है, क्वेश्चन अवर क्या है, हियरिंग क्या है, वोटिंग कैसे होती है, ठीक है, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम उस लेक्चर, स्पेशल लेक्चर में मैं आपसे बात कर लूंगा, तो सारे कवर हो जाएंगे। उसी में ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे बताई गई है वो इंक्लूड हो जाएंगी। करंट बेसिस सेशन रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे कर लेता हूँ। जैसे मैं आपसे यदि पूछूं कि पूरे साल में कितने बार सत्र का गठन होता है, तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई 3 हो गए, बराबर। जो अभी सही जवाब है किस प्रकार से उसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा भाई समर सेशन, मानसून सेशन, ठीक है, विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा है कि भाई जो 2 सेशन रहेंगे, ठीक है, उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप होना चाहिए नहीं। हमारे संविधान में ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको 3 सेशन ही करना है या 2 सेशन ही करने हैं, ये एक ही सेशन करना है। संविधान में इतना ही बताया गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप होना चाहिए नहीं। 6 महीने यानी हम दिन में कन्वर्ट करें तो होंगे 180 दिन। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से 175 दिन तो चले गए थे, ठीक है। तो यदि 180 दिन खत्म हो जाते तो ये हो जाता कि भाई सत्र इतने दिनों से बंद है, तो सत्र बुलाया गया है, मानसून सत्र बुलाया गया है। अब सत्र के काम करने का टाइम भी शॉर्ट टर्म टाइम है, ठीक है। तो उसको भी कवर करने के लिए क्या क्या आ गया है कि भाई जो क्वेश्चन ओवर रहते हैं, ठीक है, उसको टारगेट किया गया है कि अगर हम जो टाइम देते हैं उसको ना दे तो इतना टाइम हम सब हियरिंग को दे सकते हैं इन डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे कर लेंगे। बाकी महत्वपूर्ण काफी सारी बातें बताई गई है कि जैसे कि भाई इसके क्वेश्चन ओवर के होने से जो भी मंत्री कोई बिल लाते हैं उसमें या कोई कार्य करते हैं तो उस पर सवाल उठा के उसमें कोई क्वेरी है कि नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बाकी सारी बात करूं तो भाई इसमें कोई रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं, कोई कमेटी का ऑब्जर्वेशन चाहिए कि नहीं, कोई चेंजेस करना है कि नहीं करना है, ये सारी बातें यहाँ पे हो सकती है। दूसरा कि भाई जो गवर्नमेंट वाला था इंस्टॉलमेंसी बैंक्रप्सी, उस पर बात हो सकती है। मोरेटोरियम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ऐसी सब बातें हो सकती है। इसमें क्या क्वेश्चन ओवर का रोल ज्यादा है, बड़ा है, महत्वपूर्ण, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि भाई ये सेशन है, हमने परमानेंटली आपसे छीन नहीं लिया है कि मानसून सत्र के लिए ही बंद है। बाकी इससे आगे जो भी सत्र होंगे उसमें क्वेश्चन ओवर रहेंगे, और स्टार क्वेश्चन और नॉन स्टार क्वेश्चन क्या है उसकी भी मैं डिस्कशन आपके साथ कर लूंगा। अभी यहाँ पे बात समझिए क्वाड फॉर्मेशन को लेके हमारे जो सीडीएस है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उनके द्वारा बताया गया है कि क्वाड फॉर्मेशन जो है वो गुड मैकेनिज्म एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के लिए जरूरी है। अभी सबसे पहले जो भी स्टूडेंट को पता है क्वाड फॉर्मेशन क्या है तो उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है उसको पहले पता होना चाहिए मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज क्या है फिर उसको क्वाड का पता चलेगा। तो जो नए स्टूडेंट है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट को रिवीजन हो जाएगा। पहले समझिए मालाबार एक्सरसाइज क्या है। जो हमारे हम बात करें हिंद महासागर है, ठीक है, अपना इंडियन पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक महासागर है, तो उसमें इंडिया, जापान और यूएस है, अमेरिका, तीनों मिलके जो नेवल एक्सरसाइज करते थे वो थी मालाबार एक्सरसाइज। तो उस एरिया में आपको पता होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया भी गिने जो सदर्न पोर्शन में आता है, तो वहां पे भी क्या चाइना ने उसकी भी बाउंड्री पे जो एनॉक्स करने का शुरुआत कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं चाइना की शिकार ना हो जाए और चाइना को काउंटर कर सके, इसलिए नेवल एक्सरसाइज का पार्ट बन रहा है। फायदा क्या होगा ऑस्ट्रेलिया को वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले समझिए तो उसको चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना का जो एग्रेशन है वो साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन में ना बढ़े, तो वो चाहता है कि वो भी क्वाड का फॉर्मेशन बने। तो पहले 3 कंट्री थी, इंडिया, जापान और अमेरिका, उसमें ऑस्ट्रेलिया जुड़ना चाहता है, तो ये 4 कंट्री हो जाएगी, इसलिए इसको क्वाड फॉर्मेशन बताया जा रहा है। जो एक नेवल एक्सरसाइज रहेगी अपनी इंडो पैसिफिक रीजन में और पैसिफिक रीजन में, जिससे जो भी ये इंडो पैसिफिक रीजन है वो सिक्योर हो जाएगा नेवल एक्सरसाइज के लिए। और अपने अब बात बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जुड़ना चाहता है। तो पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उससे क्या होगा, चाइना यदि अपना अग्रेशन
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिखाएगा, जैसे बॉर्डर एनॉक्स करने का, या एक दो जो टापू होंगे वो एनॉक्स कर लेंगे, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए। और दूसरा कि यदि वो मलाबार एक्सरसाइज का पार्ट हो जाता है तो हमारे इंडियन जितने भी मिलिट्री बेस है उनका वो नॉन मिलिट्रिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी उनको परमिशन मिल जाएगी यदि ये क्वाड का फॉर्मेशन बनता है तो। अभी ये हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ये हम डिस्कशन इसलिए करें कि ऑस्ट्रेलिया तो मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बनने जा रहा है, लेकिन उसकी परमिशन कौन देगा, उसकी परमिशन देगा इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर बने, इससे ना तो जापान को प्रॉब्लम है ना तो यूएसए को प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया क्या क्या सोचना है कि भाई देखो, एक एलएसी पे तो प्रॉब्लम चल रहा है चाइना के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। इंडिया का ये मानना है कि यदि इंडिया उनको एंटर कर लेता है और क्वाड का फॉर्मेशन करता है तो सीधे सीधे ऐसे लगेगा चाइना को कि भाई इंडिया ने एक फ्रंट ओपन कर लिया है चाइना के अगेंस्ट में, यानी जितनी भी चाइनीज अगेंस्ट जितनी भी कंट्री है वो जोड़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये चाइना चाइना के लिए प्रॉब्लम होगा। ऐसा अगर हम फॉर्मेशन बनते हैं तो चाइना ऐसा ही सोचेगा, इंडिया है वो ऐसा एक विंग सी बना रहा है कि भाई जिससे चाइना के अगेंस्ट जितनी भी कंट्री है उसको जोड़ते जाओ और चाइना के अगेंस्ट काम करेंगे। तो एक ये बात है। दूसरी बात की चर्चा यहाँ पे ये की जा रही है कि भाई देखो, ये जैसे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि ये जो है, जो क्वाड फॉर्मेशन है वो एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कोई अलायंस नहीं है। अब अलायंस और नेवल एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है वो मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहले समझिए कि अलायंस यानी क्या हुआ कि भाई हम एक ऐसा एग्रीमेंट करें, जैसे संगठन हो गया, नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, ऐसा कि भाई मान लो कि चारों देशों में से चाइना है, यदि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया किसी के एक देश के ऊपर या दो देशों के ऊपर हमला करे तो चारों देश मिलकर उसके ऊपर हमला करे, ऐसा कोई अलायंस नहीं बन रहा है, ये सिर्फ खाली नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये खाली क्या होता है कि जैसे पूरे साल जो नेवी होती है वो पेट्रोलिंग तो करती है लेकिन उनको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता नहीं है, तो इससे जो भी नए ट्रेनर ऑफिसर होंगे उसको ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा नहीं, तो ऐसी नेवी एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है ताकि कभी भी इमरजेंसी हो, ठीक है, तो वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे सके। तो अभी ये सारी बातें यहाँ बताई गई है जो ऑलरेडी सबको पता होगी, लेकिन जो मैं अपना पॉइंट व्यू बता रहा हूँ, आपका भी क्या है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि भाई एक मैंने जैसे बताया एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका कोई अलायंस वाला पर्पज है नहीं। अभी इंडिया खाली ऑस्ट्रेलिया को एक्सरसाइज के लिए हाँ भी बोल देगा, इससे और इससे चाइना बुरा मान जाएगा, एकदम सोच के चलते हैं। और चाइना का देखिए, वो एलएसी पे आके अपने जवानों को मार भी दे तब भी इंडिया उनको खाली इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है, ठीक है, उसका ही उसको दिखाएंगे कि भाई देखो कि भाई आप हमारी बॉर्डर में नहीं आ सकते हो, हमने पंचशील सिद्धांत साइन किए हुए, आपको हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का मान रखना चाहिए। अभी हम खाली परमिशन देने के लिए भी सोचते हैं एक्सरसाइज में, और बाकी एक चाइना है कि भाई वो अपनी बॉर्डर में आके जवानों को मार भी जाए तब भी हम डिफेंस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया इतना सोचता है, इतने सोचने की जरूरत चाइना को नहीं है। जैसे कि ये 118 एप्लीकेशन बैन होने के बाद भी बताया जा रहा था कि भाई इससे बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, लेकिन गैप आएगा तभी मैंने आपको बताया था गैप आएगा यदि इंडियन जो कंपनियां है, ठीक है, इंडियन जो पब्लिक है ये सारी अपने खुद से एप्लीकेशन बना के सेम मार्केट में अप्लाई करें, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी वो एप्लीकेशन चले, ठीक है, तब इसका फायदा है। और चाइना ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि भाई चाइना को इंडिया से कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है, यानी हम अपनी जो बात करें वो इंडिया में हम जितनी भी बढ़ाई करें वो, लेकिन चाइना के हिसाब से इंडिया से उसको कोई खतरा नहीं है। तो ऐसी बात वो बोल सकता है, क्यों, उसका रीजन आपको यहाँ पे दिखता है कि भाई इंडिया खाली एक परमिशन देनी है एक नेवल एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया को, उसके लिए भी तकरीबन 6-7 महीने से तो सोच रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं चाइना ने कितना इन्फ्लुएंस बना के रखा हुआ है ये अपने इंडिया के जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, अपने पॉलिटिशियन है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में लेनी चाहिए कि हम खाली बातें करते हैं, ठीक है, इसके लिए अपने पास कोई कॉन्क्रीट अरेंजमेंट नहीं है। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हो, आप अपना भी दिमाग लगाना है। देखिए कुछ चीज ऐसी होती है कि द हिंदू में लिख के आ जाती है, तो मैं कई बार आपको बताता हूँ कि भाई ये लिखा हुआ है लेकिन ये ट्रूली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें होती नहीं है। तो तभी मैंने बात किया था कि भाई जो हम एप्लीकेशन बैन कर रहे हैं उसको इंडिया समझ रहा है कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं, वो बड़ा एक्शन नहीं है। वो तो ठीक है,
आप एक्शन ले रहे हो ताकि वो कंपनियां भारत से हट जाए और भारत की कोई ऐसी कंपनी है वो आ जाए। तो आपने देखा होगा पबजी की जगह पे जो अक्षय कुमार जी की 4G एप्लीकेशन आ गई है, तो उससे भी फायदा हो सकता है, देखते हैं कितना हो सकता है। तो यही सारी बातें थी। दूसरा, पीस के लिए हमारे राइटर है वो मदर टेरेसा वाला एडिटोरियल दिया है, वो इंफॉर्मेटिव ही है, बाकी इतना हम कुछ समझ के डिस्कशन करें, ठीक है, इससे कोई बात यहाँ पे नहीं है। और एप्लीकेशन वाली जो चाइनीज एप्लीकेशन वाली बात है वो मैंने आपको इन डिटेल डिस्कशन आपको करके ही रखी हुई है, ठीक है। तो इसकी हम ज्यादा बातें करेंगे नहीं, जो मैंने बातें बताई वही सारी बातें है। फिर मैं आपसे बाकी के पॉइंट है वो भी बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी यहाँ पे आगे जैसे ये बताया जा रहा है कि भाई जो ये टैंकर है, ठीक है, उसमें आग लगी थी तो उसको बुझाने के लिए जो कार्य किया गया है, लेकिन पानी में इसका जो ऑयल होगा, ठीक है, वो फैलता ही जाएगा, इससे वाटर पोल्यूशन तो हमको देखने को मिलेगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे आपको जो देखना है वो है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका एरिया बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। काजीरंगा जो है उसका एरिया बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी सबसे पहले पता होना चाहिए असम का है, ठीक है, जहाँ पे काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। और जो प्रॉब्लम थी बढ़ाने का कारण क्या बताया जा रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट किए जाएंगे एरिया बढ़ा के कि भाई वो थोड़े पानी के अंदर नहीं जाएंगे, आर्टिफिशियल एरिया बनाए जाएंगे, यानी एक हाइट वाला स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिससे क्या हो कि भाई मान लो कि कभी भी बाढ़ आ जाए इस एरिया में, तो जो भी एनिमल जो रन कर सकते हैं वो इन सारे जो एरिया होंगे जो पानी के अंदर नहीं है वहां पे जाके अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हालत ऐसी होती है कि बाढ़ में इंसानों को भी बचाना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में जानवरों को भी कैसे बचाया जाए वो भी प्रॉब्लम रहता है, वो भी सोचने की बात रहती है। तो ऐसे जैसे आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि भाई यहाँ इतना नॉर्मल बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है, एरिया में, तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ऐसे बनाएंगे, हाइट्स बनाएंगे आर्टिफिशियल, यानी मैन्युअली बनाएंगे, जो है नहीं, ठीक है, ऐसे मैन्युअली बना लेंगे जहाँ पे आसानी से क्या हो, जो भी वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वो यहाँ पे चढ़ सके। तो भाई मान लो कि भाई यहाँ से पानी आने का शुरू हो गया, तो एनिमल है वो रन करते करते यहाँ से वहां तक पहुंच जाए, इतना पानी भर गया हो तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच जाए, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस ऐसी अरेंजमेंट की यहाँ पे बात की गई है। और दूसरा यहाँ पे केरला का रिपोर्ट आया है, आप में से कोई भी स्टूडेंट केरला से हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या क्या है वो देख लेते हैं। दो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें से याद क्या क्या रखना है वो समझिए कि भाई कौन से स्टेट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें 5 स्टेट आएंगे, केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम। और कौन से 5 है जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये डेटा याद नहीं रखना है कौन कहाँ पे है, लेकिन आपको कैटेगरी याद रखना है कि ये 5 अच्छे हैं और ये 5 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने चाहिए। अब कितनी इंडेक्स में कितनी कितनी चीजें इंक्लूड की गई है, तो पॉवर्टी रेट, ठीक है, इम्यूनाइजेशन कवरेज, फीमेल लिटरेसी, सेक्स रेशियो, परसेंटेज और हाउस होल्ड प्रोटेक्शन, ये सभी डेटा को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा, ये करवाया किसके द्वारा है, तो नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्राइवेट यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इसका मोबाइल क्रेज, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। इसमें इतने सारे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरा एक आपको इंडेक्स याद रखना है जो कि यहाँ पे बताया गया है, वो है यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। आपसे पूछ ले एक किसके बारे में है, तो ये याद रखना बच्चों के बारे में, पैरामीटर आपके सामने। फिर ऐसा ना हो एनवायरमेंट देख के आप उसको स्वच्छ एयर चाहिए ऐसे तो सब कुछ चीजें जोड़ मत देना, ध्यान से देखना। यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स, तो इसमें यही सारी बातें आएंगी बच्चों से हेल्थ से जुड़ी, ठीक है, क्लियर है सबको। और फिर जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो है जो रशियन वैक्सीन है, ठीक है, स्पुतनिक 5, तो उसकी हमने डिस्कशन तो करके ही रखी हुई है, फिर भी एक बार फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले जैसे यहाँ पे काफी सारी बातें बताई गई है उसकी डिस्कशन कर लेता हूँ मैं आपसे, फिर बाकी के जितने पॉइंट है वो मैं आपको फिगर से बता दूंगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले समझिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाई गई थी रशिया के द्वारा, जिसमें 3rd फेज है, उसके ऊपर कोई ध्यान दिया गया नहीं था, फटाफट वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए कार्य
किया गया था। तो यहाँ पे बताई गई है कि भाई इस वैक्सीन की जो सेफ्टी डेटा है, ठीक है, वो अच्छे है, यानी इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पे किया गया है कि भाई जो बाकी के पेशेंट में टेस्ट किया गया और जितनों को अप्रूवल देने के बाद वैक्सीन दी गई, उनमें उन सब में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। दूसरा, जैसे हमने बात किया था कि भाई जो स्पुतनिक 5 है, तो उसमें एडिनो वायरस टाइप 5 है, ठीक है, वो वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया गया है। अभी एडिनो वायरस टाइप 5 क्या है वो मैं बता देता हूँ, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो मैंने आपसे बात तो करके ही रखी हुई, फिर भी मैं आपको इसकी डिस्कशन बारी बारी डिस्कशन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले समझिए, ये स्पुतनिक 5 है, उसकी फिगर है, आप देख सकते हैं, ये आपको सेम कोरोना वायरस की तरह ही दिखेगा, ठीक है, जिसके ऊपर भी ऐसे ऐसे जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, यानी जो भी ये कॉमन कोल्ड वायरस रहते हैं, ठीक है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, उन सभी में से स्पाइक प्रोटीन रहते हैं। तो सेम यही एडेनो वायरस टाइप 5 है, उसको एज अ वेक्टर, यानी उसके सेम भाई बंधुओं की तरह उसको रखा गया है। इसको क्या किया जाता है वैक्सीन में, इसको निष्क्रिय किया कर दिया जाता है, ठीक है, इसकी जैसी इन्फेक्शन रहेगी, इफेक्टिवनेस इसकी रहेगी, वो कम कर दी जाती है, और फिर क्या किया जाता है, उसको बॉडी में एंटर करवाया जाता है। तो ये सारे जो स्पाइक रहेंगे, वो स्पाइक अपनी बॉडी में जाके सेल से लगते हैं, तो सेल में से एंटीबॉडी क्रिएट होती है। तो यही एंटीबॉडी है जो आगे मान लो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर कोरोना वायरस का वायरस बॉडी में जाए, तो यही सारी एंटीबॉडी उसके सामने क्या करेगी, एंटी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसमें कार्य करेगी, और वो कोरोना वायरस को किल कर देगी, ताकि कोरोना वायरस का जो असर है वो बॉडी में ना हो। इसके बाद जो फेजेस है, ठीक है, जो 5 फेजेस है, उसकी मैंने आपको 4 फेजेस है क्लिनिकल ट्रायल्स की, इसकी मैंने आपको इन डिटेल डिस्कशन की थी। पहला रहेगा प्री क्लिनिकल, इसमें जो भी कोई मेडिसिन रहेगी, यहाँ पे हम वैक्सीन के लिए ही बात करेंगे, वरना आप टेबलेट कैप्सूल जो भी कोई ड्रग है वो पहले एनिमल पे क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है, उसके बाद ह्यूमन के लिए अप्रूवल मिलता है। तो फेज 1 और फेज 2 दोनों सेफ्टी डेटा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे 20 और 80 पेशेंट पे चेक होता है, फिर 100 से 300 पेशेंट पे चेक होता है। थर्ड फेज सबसे महत्वपूर्ण रहता है, इसमें सारे सेफ्टी और साइड इफेक्ट के डेटा यहाँ पे होते हैं। उन सारे डेटा एफडीए को भेजा जाता है, उसका अप्रूवल आने के बाद फेज 4 में हम सारी ड्रग का अप्रूवल करके टेस्टिंग करके 1000 से ज्यादा जो ह्यूमंस रहेंगे उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे मार्केट में। तो ये 4 फेज रहते हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। इतना सारा इंपॉर्टेंस नहीं है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है उसको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड में आए इसलिए हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। और यही जो एडेनो वायरस है टाइप 5, वो स्पुतनिक 5 में भी इस्तेमाल हुआ था, और सेम जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है, उसका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी वैक्सीनों में एक ही सेम कॉमन वेक्टर इस्तेमाल किया है, वो है एडेनो वायरस। एडेनो वायरस भी जो नॉर्मल आपको फ्लू होता है, ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो एडेनो वायरस से होता है, तो उसी का उपयोग करके रशिया ने वैक्सीन बनाई है। हालांकि ये वैक्सीन बनाने के लिए रशिया ने काफी सारी डेटा चोरी की थी, इसकी भी हमने डिस्कशन ऑलरेडी की है। अब दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट वॉइस कंसर्न है, जो हांगकांग सिक्योरिटी लॉ है उसके ऊपर। तो ये भी हमने देख ली है, फिर भी हम इसका रिपीट कर लेते हैं जो जो चीजें है उसकी। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हांगकांग क्या है, तो आपको शायद पता होगा सभी को कि हांगकांग एक चाइना का भाग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो हांगकांग है वो भी एक देश था, और वो ब्रिटिश कॉलोनी का ही भाग था, जैसे इंडिया थी। फिर आजादी के बाद जो हांगकांग है, ठीक है, वो चाइना के साथ जुड़ गया। जो हांगकांग की सिक्योरिटी के और थोड़े बहुत एग्जीक्यूटिव के जो पावर्स है वो चाइना के पास है। तो वहां पे क्या सिस्टम थी, वन कंट्री टू सिस्टम थी, यानी एक सिस्टम काम करती थी पूरे चाइना के ऊपर, और दूसरी सिस्टम काम करती थी हांगकांग के ऊपर। तो यहाँ पे किया गया है कि भाई चाइना के द्वारा हांगकांग के लोगों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी, जो चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसी है, वो हांगकांग में भी बन सके, इसके लिए वो बिल लेके आए थे। इस बिल का नाम था हांगकांग सिक्योरिटी बिल, ठीक है, इसको लोग की तरह इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन लोगों को क्या लगा कि भाई इसमें जो भी एजेंसियां रहेगी उसकी नियुक्ति चाइना के द्वारा होगी, वहां पे चाइनीज पब्लिक होगा, तो कोई भी ऐसी बात होगी, ठीक है, कोई आंदोलन होगा, कोई प्रोटेस्ट होगा, तो उसमें हांगकांग के लोगों की आवाज दबा दी जाती है, जैसा हम काफी सारी डेमोक्रेसी में देखते हैं, ठीक है, पुलिस के द्वारा दमन करके
किसी भी प्रकार से। तो सारे लोगों ने, सभी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि भाई स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो सिर्फ स्टूडेंट अवेलेबल है, या वर्कर की प्रॉब्लम है तो सिर्फ वर्कर अवेलेबल है, सभी, पूरी कंट्री, हांगकांग एज ए उनको कंट्री मानते हैं, तो पूरी कंट्री रास्ते पे आ गई, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमको ये हांगकांग सिक्योरिटी लॉ नहीं चाहिए, इससे जो हांगकांग की फ्रीडम है, ठीक है, वो चली जाएगी, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, उसका टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए सभी लोग एक साथ आए थे ताकि हम इन सबको रोक सके। तो इसकी भी हमने इन डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी करके रखी हुई है, इसका भी काफी सारे अपडेट आते रहते हैं। अभी कंसर्न इसलिए आ रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है, और प्रोटेस्ट तो वहां पे ऑलरेडी चल ही रहा है, और बाकी सारे भी ऐसे कंट्रीज है जो चाइना की ऐसी पॉलिसी है उसको लेके अगेंस्ट में चल रहे हैं। अब देखा ये जा रहा है कि भाई चाइना इतनी अपनी तानाशाही दिखा रहा है, तो उसको कोई काउंटर क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली हम ट्रेड की बात करें, और दूसरी चीज जैसे एरिया एनॉक्स की बात करें, जैसे भारत के जो एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, फिर अपने अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, जैसे हमने देखा था गंगटोक वाला एरिया, तो ये सभी, और डोकलाम वाला एरिया, तो वहां पे ऐसा प्रॉब्लम वो बार बार चलाता ही रहता है, ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। इन सभी का आंसर अभी नहीं है, जैसे जैसे डिस्कशन होगा तो बाहर आएगा। जैसे वहां के तो जितने भी फॉरेन के जो उनके मेंबर है वो तो यही बताते हैं कि भाई जो चाइना का एरिया है वो चाइना लेके ही रहेगा। जैसे साउथ चाइना सी में वो अपना दावा पेश करता है कि भाई सपने में आया कि भाई मुझे ड्रैगन ने बताया कि भाई साउथ चाइना सी तो चाइना का है, ठीक है, तो चाइना के पास होना चाहिए, इसी सब बातें। तो उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। उनका प्लस पॉइंट है उसकी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की वजह से जो सरप्लस रहता है तो उसी को ही वो टारगेट करके आगे चलते रहते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रीस और टर्की की। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस करके रखी हुई थी, ठीक है। हाजिया सोफिया वाली भी जो टॉपिक था वो भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो टर्की और ग्रीस है उसके दोनों के बीच में जो मेडिटेरियन सी है, मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन सी वाले जितने भी बॉर्डर है वहां पे कौन कौन से देश उस मेडिटेरियन सी की बॉर्डर को टच करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कास्पियन सी वाला एरिया वो आपको पता होना चाहिए, ताकि ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन सी कंट्री है वो मेडिटेरियन सी को छूती है, तो आपको पता हो, कौन सी नहीं छूती है तो आपको पता हो, ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आता है। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेडिटेरियन सी के एक साइड में हम बात करें तो वेस्टर्न साइड पे ग्रीस है और ईस्टर्न साइड पे टर्की है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो लाइन है वो प्रॉपर नहीं है। तो टर्की अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करके जो ग्रीस का एरिया है वहां पे हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग शुरू करता है। तो हमने कल एक इन्फॉर्मेशन न्यूज आई थी कि भाई जो रशिया है वो टर्की को रोकेगा ड्रिलिंग करने से, और अभी आ गया है नाटो, ठीक है, तो ग्रीस ने नाटो की हेल्प लेने से मना कर दिया। ग्रीस और टर्की दोनों नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, नाटो नॉन एलाइंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कितने देश है वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने ये दो कंट्री तो बताई, उसका कार्य क्या था, जैसे यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नाटो का क्या हुआ था, संगठन हुआ था, और इसकी लीडरशिप कौन कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये कंटिन्यूस अपडेट में चल रहा है, तो हम इसकी बारी बारी से जैसे भी जितने भी अपडेट आते हैं वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की बॉर्डर को कौन कौन छूते हैं, कौन कौन नहीं छूते, ये पूरा डिस्प्यूट है क्या, ठीक है, कितने एरिया को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है दो कंट्री के बीच में, वो भी पता होना चाहिए। इसके सारे जितने भी अपडेट्स हैं हमने ऑलरेडी देख के रखे हुए हैं, मैंने आपको मैप में भी समझाया है। जब पहली बार हाजिया सोफिया के बाद ये टॉपिक आया था तो मैंने आपको विथ फिगर आपको ये सारी चीजें है वो बताई थी। और उसके बाद महत्वपूर्ण है वो है आरबीआई के द्वारा जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर है, उसमें जो भी फार्मर्स है उनके लिए तकरीबन 5 करोड़ के स्टार्ट 50 करोड़ के जो स्टार्टअप है उनको लोन प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी, तो जो सोलर पावर प्लांट है उसके लिए सब्सिडीज या जो भी लोन चाहिए वो मिलेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर पंप, अगर सोलर पंप की भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और कंप्रेस्ड बायोगैस किसी को बनवाना है तो उसके लिए भी सब्सिडीज मिलेगी। टोटली जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स है, वीकर सेक्शन के जितने भी फार्मर है जो सिक्योरिटी पे बैंक से लोन नहीं ले सकते, ऐसे फार्मर को जो भी बेसिक नीड्स होगी वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट की बात बताई गई है। मैं आपसे सीधे सीधे कहूँ तो जो फार्मर सेक्टर है, ठीक है, अपना एग्रीकल्चर है, उसको यहाँ पे ऊपर लाने के लिए कोशिश करी जा रही है, ताकि क्या हो कि भाई जितने भी लोग, आपको एक चीज मैंने बताई थी
कि जैसे एग्रीकल्चर का अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हम देखें तो भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके 50% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन उसका 20% के हिसाब से ये जीडीपी हम देखें तो ऑल ओवर, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें तो जितने एम्प्लॉय है, मान लो कि भाई 100 करोड़ एम्प्लॉय है, ठीक है, भारत में 100 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 50 करोड़ सिर्फ एग्रीकल्चर में यानी खेती से जुड़े हुए, ठीक है। तो ये एक बड़ा सेक्टर होता है, इसको आप ऐसे मत देखिए सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर में जो फार्मर है उसको ही टारगेट किया जा रहा है। आप सीधे सीधे ऐसे समझिए जो 50% है, ठीक है, जो खेत मजदूर है और बाकी सारे जो लोग हैं उसको टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जिसकी डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता था। ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उनको साथ शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।